ओके लिसन, यहाँ पे आप ये याद रखना चैप्टर 5 और चैप्टर 6 से आपका 32 to 35 मार्क्स होगा, ठीक है। ये हम देख लेते हैं, ये 35 ही मान करके चलो, ठीक है। और 40 से आप मान के चलो कि 5 मार्क्स आएगा, 5 to 6 मार्क्स, टोटल 40 मार्क्स का होगा। यू नो द ब्लूप्रिंट, ये ब्लूप्रिंट क्या होता है यहाँ का, ठीक है ना। सो बी रेडी फॉर एमटी, ऑलरेडी हो चुका है सिलेबस। एमटी शायद 16 को है ना, 16 और 17 है ना। बी रेडी फॉर दैट बिकॉज इस बार मुझे अच्छा रिजल्ट चाहिए। ऑलरेडी टोटल हो चुका है, रिवाइज हो चुका है और रिवाइज करा भी रहे हैं डेली, है ना। तो आप लोग इसमें अच्छा परफॉर्म करोगे। वन मोर थिंग, आपका जितना भी क्वेश्चन आएगा कौन सा से हाँ, तो जो भी क्वेश्चन आएगा आपका कौन सा से आएगा, कौन सा से बाहर नहीं होगा, ठीक है। अब इससे ज्यादा हम क्या करें, बता दिए, कौन सा अच्छे से पढ़ लेना। चलो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। और आज का क्लास है इलेक्ट्रिसिटी। कौन सा वो देख लें, वो नहीं आ रहा, स्टार्टिंग नहीं आ रहा तो चैप्टर 8 ना करेंगे। हाँ अच्छा, ये मुझे बताइए, ये चैप्टर स्टार्ट करने के पहले कि यार ये जो अभी आप लोगों का पेपर होने वाला है उसमें सबका इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है ना। बताना सर, आई थिंक करंट इलेक्ट्रिसिटी सबका आ रहा होगा, एकदम है ना। संटेसा आ रहा है, कार्मेल आ रहा है, हाँ। तो एक असीसी का डाउट है, मुझे लगता है असीसी का भी आ ही जाएगा, अभी साउंड में आ जाएगा। ओके, स्टॉप राइटिंग एंड कंसंट्रेट किया। हेलो, आएगा इलेक्ट्रिसिटी आएगा, यहाँ पे देखो करंट इलेक्ट्रिसिटी। जो थोड़ा सा हम रिकैप कर रहे हैं आज, अगर आप लोगों को पता होगा कि क्लास 9 में हम इसका जो बेसिक था काफी डीप में जाकर के बताए थे, है ना। तो थोड़ा सा 10 मिनट के रिकैप में बताते हैं कि करंट इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है। सबसे पहले यहाँ पे देखो, बुक्स बंद है और यहाँ पे कंसंट्रेट, बेसिक समझ जाएगा तो बाकी सब कुछ समझ में आता रहेगा। पहला चीज समझो कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी है, करंट इलेक्ट्रिसिटी, अगर हम इसको डिफाइन करेंगे तो हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यही बोलते हैं ना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अब प्रॉब्लम ये है कि बेटा चार्ज होता है, ठीक है। तो चार्ज क्या होता है कि किसी भी बॉडी को हम लोग चार्ज बेसिकली देखो ना, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग बोल सकते हैं, है ना, कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज, हम लोग या प्रोटॉन को बोल देते हैं पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स को बोल देते हैं नेगेटिव चार्ज। अगर आप 12th में जाओगे तो 12th में एक वर्ड आता है होल्स, होल्स को हम लोग पॉजिटिव चार्ज की तरह डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो अभी आप लोग को ये नहीं जानना है कि होल्स होता है क्या, अभी बस आप लोग को ये जानना है कि चार्ज क्या है, तो हम लोग इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन से रिलेट करते हैं। अच्छा, बात करेंगे चार्ज का, तो चार्ज कितने तरह का होता है, 2 तरह का, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अच्छा, चार्ज को अगर और प्रिसाइजली डिफाइन करेंगे तो क्या डिफाइन करेंगे, नहीं, चार्ज को डिफाइन करेंगे रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। ये क्या है, एक इंट्रिंसिक मटेरियल है किसी बॉडी का या किसी भी ऑब्जेक्ट का, जो क्या करता है, एक माहौल क्रिएट करता है जिससे कि वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन किसी दूसरे चार्ज बॉडी पे अप्लाई कर सकते, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि आप लोग ये सुने होंगे कि हम लोग ड्राई हेयर में अगर कॉम्ब को रब करते हैं और टाइनी पीसेस ऑफ पेपर को देखेंगे, वहां लेकर के जाएंगे तो वो उसको क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है ना। इसका मतलब है कि जब हम लोग रब किए तो वो मेरा कॉम्ब क्या हो गया, चार्ज हो गया। तो चार्ज कैसे हुआ, यहाँ पे यही समझना है कि ये जो लोग रब किए तो चार्ज कैसे हुआ। अरे जब हम लोग रब कर रहे हैं तो हो क्या रहा है, फ्रिक्शन हो रहा है। अच्छा, फ्रिक्शन से चार्ज कैसे हुआ, समझने वाली बात यही है कि हाँ ठीक है, हम लोग रब किए तो वहां पे फ्रिक्शन आया, लेकिन ये फ्रिक्शनल फोर्स से वहां पे चार्ज कैसे क्रिएट हो रहा है। तो इसके लिए थोड़ा सा हम लोग डीप में चलेंगे 10 मिनट के लिए, और वो होता है बेटा एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। द बेसिक जो हम लोग देखेंगे वो कहाँ पे देखेंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर से देखेंगे, ठीक है। अच्छा, एटॉमिक स्ट्रक्चर से कैसे देखते हैं समझो। लेट अस सपोज कि अगर हम लोग सोडियम का ही बात करेंगे
तो सोडियम का अगर आपको याद होगा तो एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा? 11 होता है। अच्छा 11 का अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो 281 होता है ना। अच्छा आप लोग को अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर पता होगा, ऐसे हमसे ज्यादा पता होगा, तो ये न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। और उसके बाद आपका ऑर्बिट चलता है ना, जिसमें आपका क्या रिवॉल्व करता है? इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करता है। नॉट टेल मी फर्स्ट ऑर्बिट में कितना होता है इलेक्ट्रॉन्स? ये तो आप लोग पढ़े हैं ना, 1s2 2s2 2p6। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन आया बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन आया। सेकेंड ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा? 8 इलेक्ट्रॉन आएगा। पक्का ना? ठीक। अब ये बताओ लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा? 1 इलेक्ट्रॉन। आप लोग केमिस्ट्री में एक वर्ड पढ़े होंगे आयोनाइजेशन पोटेंशियल और आयोनाइजेशन एनर्जी, पहला ही चैप्टर में है। जब आप पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे होंगे तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है व्हेन वी गोज डाउन द ग्रुप और पीरियड में जब लोग मूव करते हैं तो वहां पे क्या होता है? आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है? पीरियड इंक्रीज। तो आप एक चीज हमको समझ में आया था, अगर आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे कि जैसे जैसे सेल बढ़ता जाता है, जैसे जैसे ऑर्बिट बढ़ता जाता है, आपका आयोनाइजेशन एनर्जी घटता जाता है। पढ़े हो ना? एंड व्हाट इज आयोनाइजेशन एनर्जी? इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिटैच एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स सेल। What is ionization energy? It is an energy required to detach an electron from its orbit or from its cell. अब ये बताओ, अगर ये तो तुम्हारा पॉजिटिव है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में क्या होता है बेटा? न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन होता है। न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, ठीक है। और ये आपका क्या है? इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन तो हमारा निगेटिव चार्ज होता है, निगेटिव बोलते हैं ना हम लोग उसको, और प्रोटॉन को क्या बोलते हैं? पॉजिटिव बोलते हैं। इस दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ना। अब आप मुझे बताना कि सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच में होगा या ये दोनों के बीच में या इसके साथ? किसके साथ होगा? जो सबसे ज्यादा क्लोज है तो वो ज्यादा फोर्स लगाएगा ना। जो सबसे ज्यादा, मैग्नेट को अगर तुम नजदीक लेकर के आओगे तो वो मैग्नेट ज्यादा फोर्स लगाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये दूर रखो तो क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही रहेगा? नहीं रहेगा। मतलब फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये याद रखना, ठीक है। इनवर्स स्क्वायर रूल चलता है। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा आपका फोर्स क्या होता जाएगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटता जाएगा। तो अब बताओ, यहाँ फर्स्ट सेल के साथ ज्यादा फोर्स होगा, सेकंड सेल के साथ थोड़ा कम होगा, और थर्ड सेल के साथ और कम होगा। अब दो मैग्नेट है, इधर दो मैग्नेट है और दोनों मैग्नेट एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। यहाँ पे अगर रखा हुआ है तो यहाँ पे हमको हटाने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना होगा, दूसरे मैग्नेट को यहाँ लेकर के आओ। अब इसको हटाने के लिए क्या कम फोर्स लगाना होगा? इसको यहाँ लेकर के आओ, और अब हटाने के लिए और कम लगेगा। तो हम लोग हटाने के लिए एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई करते हैं, हाँ। तो वही है कि इस इलेक्ट्रॉन को इस ऑर्बिट से हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? आयोनाइजेशन एनर्जी या पोटेंशियल। इज दिस क्लियर? पक्का ना? अच्छा, अब मान लो कि हम इसको एनर्जी दिए, ये यहाँ से निकला, इसको एनर्जी दिए, ये यहाँ से निकल गया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। अब इसको क्या बोलते हैं हम लोग? फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या बोल रहे हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है? ठीक। अब जैसे फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला तो अब इसका अगर हम लोग देखेंगे तो प्रोटॉन तो कहीं नहीं जा रहा। अगर हम लोग नंबर ऑफ प्रोटॉन का बात करेंगे बेटा, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन अभी भी कितना है? 11 ही है। लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अब कितना हो रह गया? 10 रह गया। इसको पॉजिटिव से दिखाते हैं, इसको निगेटिव, +11 ही और -10 ही। अगर हम इसको करेंगे तो ये क्या हो गया? +1 हो गया। मतलब सोडियम पे एक चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। बस एक एटम का बात कर, तो जो भी बना हुआ है कुछ न कुछ एटम से ही बना हुआ है ना, बना हुआ है या नहीं? yes, तो अब बताओ कि ये चार्ज कैसे हुआ? बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का अगर एक और देखें तो क्लोरीन ले, अगर हम तो क्लोरीन को बगल में लेकर के आएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा, वो क्लोरीन में चला जाएगा। अब क्लोरीन क्या हो जाएगा? निगेटिव चार्ज हो जाएगा। मतलब बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम लोग क्या करते हैं? चार्ज करते हैं, ठीक है। तो हम लोग रब भी कर रहे हैं तो वहां पे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है। अब कहोगे सर कैसे होगा? अच्छा, जब तुम रब किए
तो तुम उसको क्या प्रोवाइड किया पता है? आयोनाइजेशन एनर्जी प्रोवाइड की। उसके जो लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है तुम उसको उतना एनर्जी दे दिए। अच्छा पहली बार करो काम को और लेकर के आओ, क्या वो अट्रैक्ट होगा? नहीं होगा। लेकिन 10-15 बार करके लेकर के आओ तो वो अट्रैक्ट होगा। इसका मतलब है कि तुम जो पहली बार कर रहे हो उसको उतना एनर्जी नहीं मिल रहा, और जब एनर्जी नहीं मिलेगा तो इलेक्ट्रॉन वहां से निकलेगा ही नहीं, और इलेक्ट्रॉन नहीं निकला तो मतलब चार्ज नहीं हुआ। समझ में आ रहा है? अब अगर 10 बार कर दिए तो उसको एनर्जी ज्यादा मिला। फ्रिक्शन से क्या होता है? हीट एनर्जी जनरेट होता है ना, हमको तो एनर्जी देना है, तो हीट एनर्जी के फॉर्म में हम लोग दे दिए। वो एनर्जी क्या किया? इलेक्ट्रॉन को डिटैच कराया, और इलेक्ट्रॉन को डिटैच कराया तो वो क्या बन गया? चार्ज बन गया। समझ में आया कॉन्सेप्ट? कोई दिक्कत है? तो चार्जिंग अगर हम लोग बात करेंगे तो किसी बॉडी को जो हम लोग चार्ज करते हैं वो ओनली बिकॉज ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इज दिस क्लियर? नहीं पक्का ना? चलो आगे देखो। इधर अभी हम क्या बोले कि ये सोडियम है, ये क्लोरीन है, यहां से एक इलेक्ट्रॉन यहां गया, ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन उधर चला गया। तो अब बताओ मुझे ये क्या बन गया? Na+ बन गया और Cl-। अच्छा कभी ये पॉसिबल है कि इधर से हाफ इलेक्ट्रॉन जाएगा और हाफ इलेक्ट्रॉन इधर रहेगा? नहीं रहेगा ना। यही से एक कॉन्सेप्ट आता है बेटा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, यहाँ से क्या कॉन्सेप्ट आएगा? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। लेकिन उसके पहले हम लोग कुछ पढ़ लेते हैं। ये समझ में आया ना कि एक इलेक्ट्रॉन फ्लो हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन जा सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन जा सकता है। अब समझो चार्ज का अगर हम लोग बात करेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है, ठीक है, वो कितना होता है? 1.6 into 10⁻⁻⁹ कूलम। तो ये जो वर्ड है ना कूलम, ये क्या शो कर रहा है? दिस इज द SI यूनिट ऑफ चार्ज। अगर हम लोग SI यूनिट ऑफ चार्ज का बात करेंगे तो वो क्या होगा? कूलम होगा। कूलम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? C से। अच्छा कूलम जो हो गया इसको हम लोग स्मॉल में भी दिखा सकते हैं, दैट इज माइक्रो कूलम भी हो सकता है, मिली कूलम भी हो सकता है, किलो कूलम मत नहीं होगा। ठीक है, माइक्रो कूलम, मिली कूलम, ऐसा भी बहुत सारा हो सकता है। कोई दिक्कत SI यूनिट ऑफ चार्ज में? पक्का ना? ठीक। अब यहाँ पे देखो 1 माइक्रो कूलम इज इक्वल टू कितना कूलम होगा बाबू? 1 माइक्रो 1 माइक्रो कूलम में कितना चार्ज होगा? 25 10 1.6 into 10 to the power 9 1 माइक्रो कूलम इज इक्वल टू 10⁻⁻6 कूलम। माइक्रो है ना, 10⁻⁻6। 1 मिली कूलम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10⁻⁻3 कूलम। इज दिस क्लियर? तो दिक्कत है? नहीं जोड़ क्या? 1.6 into 10 to the power -19 कूलम। ये जो है ना ये 1 इलेक्ट्रॉन का है। 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन पे 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है। अब यहाँ पे देखो एक कॉन्सेप्ट आता है बेटा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देखो हम उतना ही बता रहे हैं जितना आपके बुक में लिखा था, बहुत ज्यादा हैवी लेकर के नहीं जा रहा। ठीक है, अच्छा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है ना, अभी एक इलेक्ट्रॉन गया तो ये 1 पॉजिटिव हुआ, ये 1 नेगेटिव हुआ। क्या हाफ हाफ गया था? नहीं। क्या 3/4 जाएगा? नहीं। इसका मतलब है कि टोटल चार्ज क्या कर रहे हैं? टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी इज एन इंटीग्रल मल्टीपल of an electron. Total charge on a body is an integral multiple of an electron. और टोटल चार्ज हम लोग दिखाते हैं बेटा, कहीं पे कैपिटल क्यू लिखा हुआ रहता है और कहीं पे क्या लिखा रहता है? स्मॉल क्यू। सो डोंट बॉदर अबाउट। सर तो कैपिटल क्यू बताए थे, बुक में स्मॉल क्यू दिया हुआ है, अब आपके बुक में स्मॉल क्यू दिया हुआ है, किसी और बुक में देखोगे तो कैपिटल क्यू दिया हुआ है। तो स्मॉल क्यू इज इक्वल टू होता है बेटा प्लस माइनस एन ई। This is your first formula, quantization of charge. कि टोटल चार्ज ऑन एन ऑफ बॉडी, किसी बॉडी पे जो टोटल चार्ज होगा
वो क्या होगा प्लस माइनस एन, वेयर एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वेयर एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड E is equal to charge on an electron, charge on an, सर टैप कर और ये कितना होता है बेटा 1.6 इंटू 10⁻⁹ कितना बात समझ में आया? फिर से समझा रहे हैं, कोई भी बॉडी जो है या इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर होगा वो कैसा ट्रांसफर होगा, देखो यहाँ पे क्या लिखे हैं, इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अच्छा इंटीजर को पता है, इंटीजर फ्रैक्शन में होता है क्या? हाँ होता है, देखो उधर से चार्ज करिए, हाँ होता है। क्या होता है इंटीजर बता? इंटीजर से मेरा बहुत अच्छा खासा रिश्ता है, हम बताते हैं क्यों। 2 मिनट की कहानी है कि जब हम बीटेक करके जब हम इंजीनियरिंग कॉलेज में आए थे हाँ सर इंटरव्यू देने के लिए, आप बताए थे आप बताए तो हम इंटरव्यू दे दिए, ठीक है, और वहाँ पे हम एचओडी के सामने इंटरव्यू दिए, हम सेलेक्ट हो गए कि फाइनली हम असिस्टेंट प्रोफेसर बने इंजीनियरिंग कॉलेज। उसी दिन मेरा चौहान पब्लिक स्कूल में इंटरव्यू था, उसी दिन, क्योंकि हमको अप्लाई करना था 2-3 जगह किए। संजय चौहान जो डायरेक्टर है चौहान कोचिंग सेंटर के और चौहान पब्लिक स्कूल के, वो हमसे पूछे व्हाट इज एन इंटीजर। अब मैं आपको बताता हूँ कि मुझे पता ही नहीं चला था इंटीजर होता क्या, ऐसा लग रहा था कि हम पहली बार सुने इंटीजर क्या होता है। ऐसा क्यों पता है? क्योंकि मेरा स्टेट ऑफ माइंड वहाँ था कि मेरा जो था सपना कि इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाने का वो फुलफिल हो गया, तो इधर ऐसे ही टाइम पास किया और हम नहीं जवाब दे पाए। फाइनली जब चौहान सर को पता चला कि मेरा हो गया इंजीनियरिंग कॉलेज में, वो बोले आप इंटरव्यू वगैरह छोड़िए, आप आकर के पढ़ाना स्टार्ट कीजिए, और 1 साल तक वहाँ पे पढ़ा। तो ये इंटीजर से मेरा गहरा नाम था, हम इसलिए तब भूलते ही नहीं है कि इंटीजर होता है क्या। तो समझ में आ रहा है ना, इंटीजर फ्रैक्शन में होगा क्या 1/2 3/4 ऐसा कुछ होगा नहीं होगा। तो इंटीजर क्या होगा बेटा, पॉजिटिव भी इंटीजर होता है, नेगेटिव इंटीजर भी होता है ना। तो अगर +1 हो रहा है तो -1 भी तो होगा, और ये हमेशा किस में आएगा, पेयर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक जगह से निकलेगा तो दूसरी जगह ही जाएगा। जैसे यहाँ सोडियम से निकला तो कहाँ गया, क्लोरीन में गया, तो ये पॉजिटिव बना, ये क्या बना, नेगेटिव बना। इज दिस क्लियर? अब एक इलेक्ट्रॉन गया तो इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि Q इज इक्वल टू +-1, +-1 ही क्यों, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन गया है। 2 इलेक्ट्रॉन जाता तो +-2 ही हो जाता, 3 जाता तो +-3 हो जाता। आई थिंक आई एम क्लियर। कोई डाउट है? श्योर ना? चलो अच्छा, तुम लोग को लिखना भी है ना, लिखो। यस अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन है मेरा, एक क्वेश्चन, द बॉडी विच गेन्स इलेक्ट्रॉन, वो कैसा चार्ज होगा, नेगेटिवली चार्ज या पॉजिटिवली चार्ज? क्यों नेगेटिव? क्योंकि उसके पास एक्स्ट्रा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स आ, और जो बॉडी लूज करता है वो कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। इज दिस क्लियर ना? वेरी गुड। तो यहाँ पे लिखो अब ये समझोगे ना क्या रेडिएशन एनर्जी होता क्या है।
तब तक हम ये ले लेते हैं, अटेंडेंस ले लेते हैं। अंशु, सोमी, चाहत, देवांश, गौरव, हर्षित, ईशान, प्रियांशु, राशि, सचिन, सत्यम शाश्वत, श्रेया, सृष्टि, सुंदरम, वाणिज, हो गया? हाँ, एक मैच यस आपके बुक में सिर्फ q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ही दिखेगा, तो ये प्लस माइनस एन कहाँ से आया वो हम लिख दिए। सो वो क्या लिखे स्टेप आपने कहाँ पे बेटा? क्वांटाइजेशन क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। Total charge on a body is an integral multiple of an electron. Total charge on a body is an integral multiple of an electron. That is Q is equal to plus minus n, where n is equal to number of electron and E is equal to charge on an electron. और चार्ज on an electron कितना होता है बेटा? फिर से यहाँ पे रिपीट कर दिए 1.6 into 10 power minus 19 कूलम। ये एग्जांपल दिए बेटा, इसको लिखने की जरूरत नहीं, ये एग्जांपल देख रहे, रेड पेन से इसको मार्क किया है। क्लियर है? आगे बढ़े। अब यहाँ पे देखो, हमेशा सीबीएसई का एक एनसीईआरटी का एक फेवरेट क्वेश्चन होता है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो in 1 coulomb of charge, या डिटरमाइन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 coulomb of charge। ठीक है, यहाँ पे ये कहेगा कि 1 coulomb of charge में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो अप्लाई द फॉर्मूला Q इज इक्वल टू एन। Q इज इक्वल टू क्या होता है? एन। यहाँ पे बता दिया टोटल नंबर ऑफ चार्ज कितना है, 1 coulomb, मतलब 1 coulomb इज इक्वल टू, नंबर तो फाइंड आउट ही करना है, और ये अगर देखोगे तो 1.6 into 10 to the power minus 19, so n is equal to 1 by 1.6 into 10 to the power minus 19। हाँ,
10 टू पावर माइनस 19 को ऊपर लेकर के जाओ तो ये क्या हो जाएगा 10 इंटू 10 टू पावर 18 और यहाँ पे 1.6 भी है ना, कुछ तो है नहीं अब, सॉरी माइनस 19 एक मिनट ये यहाँ पे 18 हो गया, ये निगेटिव वाले को हम ऊपर लेकर के आए तो 10 इंटू 10 पावर 18 लिख सकते हैं और यहाँ पे क्या है 1.6, ये डॉट हटाएंगे तो यहाँ 0, 100/16 अगर करोगे तो 6.25 होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 है। मतलब सोच लो कि सिर्फ 1 कूलम ऑफ चार्ज के लिए कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, 6.25 इंटू 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन। तो अगर 10 कूलम ऑफ चार्ज चाहिए तो सोचो कितना चाहिए, समझ में आ रहा है कितना ज्यादा होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो 1 एम्पीयर जो करंट आता है सोचो कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आता है ना, क्लियर। इसको हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर ऐसे लिखिए, हाँ नीचे 1.6 था, ये डेसिमल हटाए तो ऊपर एक और 0 आ गया, ठीक है। चल नेक्स्ट, अब सोचिए डिलीट नहीं करें, इरेज नहीं करें, ताकि आप लोगों को बाद में भी अगर लिखना तो लिख सकते है ना। ऐसे तुम लोग इतना पढ़ाकू के बाद ही तो लिखोगे। चल नेक्स्ट लिखो करंट, अब आते हैं थोड़ा डेफिनेशन हो गया। पहला, अगर हम लोग करंट का बात करें तो करंट क्या हो, फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब जो चार्ज मोशन में है वही कंस्टिट्यूट करेगा करंट को, है ना। अगर कहीं पे अगर इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट है, जमा है, तो क्या वहां पे चार्ज है, मतलब करंट है नहीं, मतलब उसको मीडियम चाहिए ना फ्लो होने के लिए। देखो करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। हो गया बस। अब दूसरा डिफिनेशन लिखो और दे करके, द करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर, the current flowing in a conductor, the current flowing in a conductor is the amount of charge, the current flowing in a conductor is the amount of charge flowing per second, flowing per second across any cross section of it, flowing per second across any cross section of it। अब यहाँ पे देखो कि लेट अस सपोज ये कोई कंडक्टर है, ठीक है, ये मान लो कि कोई कंडक्टर है और इसमें जो है Q कूलम ऑफ चार्ज फ्लो कर रहा है T सेकेंड, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं कि कोई कंडक्टर है और इसमें Q कूलम ऑफ चार्ज क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है T सेकेंड। ना डिफाइन करंट, तो डिफाइन करंट में क्या आ गया, I इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज और करंट चार्ज फ्लोइंग पर सेकंड। अब पर सेकंड निकालने के लिए टोटल टाइम से डिवाइड करना होगा ना, तो किसी भी क्रॉस सेक्शन से, कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन से पर सेकंड कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, दैट इज कॉल्ड करंट। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाय T। अच्छा एक चीज और याद रखना, करंट को डिफाइन करते हैं हम लोग इधर कैपिटल I से और स्मॉल I से, ठीक है।
करंट को कैसे डिफाइन करते हैं? कैपिटल आई और स्मॉल आई। आपके बुक में भी दिया हुआ है। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q बाय T। लिख लो इसको। हो गया? चलो अभी ये थोड़ा सा देखो। अभी अगर हम लोग इसका यूनिट का बात करेंगे बेटा, तो यूनिट ऑफ करंट अगर हम वो देखेंगे तो सोचो I इज इक्वल टू Q है ना, मतलब चार्ज है, और चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम। मतलब ये क्या हो गया? कूलम पर सेकंड। इसी को क्या लिखते हैं हम लोग? कूलम पर सेकंड। अच्छा, इसी कूलम पर सेकंड को 1 कूलम पर सेकंड को ही हम लोग क्या बोलते हैं? 1 एम्पियर। क्या बोलते हैं? मतलब 1 A। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि यूनिट ऑफ करंट क्या है, तो आप क्या बोलोगे? एम्पियर। समझ में आया? एंड 1 एम्पियर इज इक्विवेलेंट टू कूलम पर सेकंड। यहाँ पे क्वेश्चन हमेशा आता है डिफाइन 1 एम्पियर। डिफाइन 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर को कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज द करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर। It is the current flowing in the conductor when 1 coulomb of charge flow through it in 1 second. The rate of flow of one coulomb of current in 1 second. 1 coulomb of current, coulomb तो उसका चार्ज का है, तो क्या बोलेंगे? It is a current flow through the conductor when 1 coulomb of charge flows through it in 1 second. पहले यहाँ तक लिखो, फिर डिफाइन कराते हैं वाले। क्या हुआ रे किसान? ज्यादा हैवी टॉपिक लग रहा है क्या? लग रहा है क्या? नहीं ना? अभी तक तो सब 9th पे ही है। इससे ज्यादा सब बता चुके हैं। ऐसा कुछ भी नहीं कि अब 9th में ये सब नहीं पढ़ा है। अगर आप 9th का कॉपी एक बार टर्न करेंगे, उसका पेज को टर्न करेंगे तो दिख जाएगा। अगर होगा कॉपी घर पे तो याद अगर है तो एक बार देख लें। याद है सर, कंडक्टर याद है। ये मोबाइल है। लिखो। One ampere as a current. 1 ampere is a current which flows in a conductor. Which flows in a conductor when 1 coulomb of charge. When 1 coulomb of charge passes through it. When 1 coulomb of charge passes through it in 1 second. Passes through it in 1 second. ठीक है? और यहाँ पे लिख ही दिए 1 एम्पियर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 कूलम पर सेकंड। अच्छा, इसका अगर स्मॉलर यूनिट का बात करेंगे तो ये करंट का स्मॉलर यूनिट भी होता है। तो स्मॉलर यूनिट क्या हो सकता है? मिली एम्पियर। 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10 to the power -3 एम्पियर। 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10 to the power -6 ये गलत हुआ। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10 to the power -6। इसको लिख लो। बहुत बच्चे जो है ना मिली और माइक्रो में कंफ्यूज करते हैं। ठीक है?
आगे बढ़े। भूमि लिख ली बेटा। चलो अभी हम लोग क्या देखे, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी ना। हाँ, एक और फॉर्मूला यहाँ से आता बेटा, क्योंकि सिंस Q इज इक्वल टू एन, तो I इज इक्वल टू हम लोग क्या लग सकते हैं, बहुत जगह ऐसा होगा कि हमको ये फॉर्मूला यूज करना, ठीक है। अगर बोल देगा कि 1 एम्पियर करंट है, टाइम दिया हुआ है 1 सेकंड या कुछ, और आपसे पूछेगा फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो थ्रू इट, मतलब 1 एम्पियर में कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, ठीक है। तो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसको भी लिख लो। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट और कि करंट जो है आपका कैसा फिजिकल क्वांटिटी है। अभी नेक्स्ट टॉपिक पोटेंशियल डिफरेंस है, तो उसको अभी हम नहीं एंटर करेंगे, उसके लिए स्टॉप करेंगे। अभी हमको ये बताइए कि ये जो करंट है ये कैसा फिजिकल क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों वेक्टर क्वांटिटी है? बिकॉज वहाँ पे डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। तो सबसे पहले जो बच्चे बहुत नजदीक में आए हैं, फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है बेटा? फिजिकल क्वांटिटी इज दैट क्वांटिटी व्हिच कैन बी मेजर्ड, मतलब एक ऐसा क्वांटिटी जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, है ना। अरे टाइम मेजर कर सकते हैं, टेम्परेचर टाइम मेजर कर सकते हैं, टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं, डिस्टेंस, स्पीड, वेलोसिटी, ये सब सारा कुछ हम लोग मेजर कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? फिजिकल क्वांटिटी। अच्छा, फिजिकल क्वांटिटी भी दो तरह का होता है। क्या क्या होता है? स्केलर और वेक्टर। याद होगा आप लोग को। अच्छा, स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? Which requires only magnitude। पॉज कर लो, सृष्टि खड़े। क्यों हंसी यार? कोई बात नहीं, बाहर निकलो, नील डाउन करो, बाहर निकल। सृष्टि बाहर, बाहर। नील डाउन वहीं पे, कॉपी ले लो। नहीं लग रहा है क्लास 1 2 की बच्ची, अच्छा लग रहा है। अब ये कह रहा हूँ सर, आप गुस्सा में क्यों हंस देते हैं? नहीं ना, बहुत ज्यादा सीरियस होना चाहिए। अच्छा, उसको देखो क्या लग रहा है। अच्छा, सृष्टि खड़े हो। सर वो किसी बात पे नहीं हंसी, वो चिपकली था वहाँ पे, इसीलिए आपके साइड से किसी से बात नहीं कर रही थी ना कुछ कर रही थी, अपने आप ही कर रही थी। आपके पीछे था ना, ये तो खाया क्या बात करेगा? सर अरे बदमाश वाली का नहीं बताई। अरे अच्छी है, स्ट्रांग बच्चा है, इससे लड़ते नहीं है। तुम लोग को बताते हैं, मेरा ये जो घुटना है ना वो अपने डिस्प्लेस हो चुका है, हम दौड़ नहीं सकते कभी, हम कभी दौड़ नहीं सकते। रीजन है कि मेरा घुटना वो खराब हो रखा है, और वो भी सिर्फ क्रिकेट खेलने में, आज से 10 साल पहले। तो हम ऐसे हैं ना, देखो और चीजें रोटी खा रहे हैं मस्त। हाँ तो बदमाशी लेकिन करना है। चलो यहाँ देखो, which requires only magnitude for their measurement, है ना।
अच्छा यहाँ पे क्या होगा, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होगा। हाँ सर। अच्छा एक क्वांटिटी और होता है बेटा, स्केलर वेक्टर। एक और क्वांटिटी होता है बेटा, ये याद रखना, इसको कहते हैं हम लोग टेंसर क्वांटिटी। ठीक है, टेंसर क्वांटिटी में आपका मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा। तो कहोगे कि सर तब तो ये होना चाहिए वेक्टर क्वांटिटी। कुछ और भी होगा। थोड़ा सा जब आप आगे जाकर के पढ़ेंगे तो वेक्टर को हम लोग सिंपली ऐड नहीं करते, वहां पे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन आता है, शायद अंकित सर आप लोगों को पढ़ाएं। वेक्टर लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन पढ़ा है। अच्छा एडिशन नहीं पढ़ा, एडिशन नहीं पढ़ा। एडिशन भी 3 तरह का होता है, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, पॉलीगन लॉ, ये सब नहीं पढ़ा। बस एक चीज याद रखो कि वेक्टर को हम लोग नॉर्मली ऐड नहीं कर सकते। जैसे हम लोग 1 kg 2 kg ऐड करके 3 kg बता दिए ना, तो 1 न्यूटन इधर गया और 2 न्यूटन इधर गया तो 3 न्यूटन हम लोग नहीं बोलेंगे, उसका हो जाएगा रूट अंडर 5 न्यूटन। ठीक है, अब वो भी डिपेंड करता है एंगल पे। तो सीधा सा बात है कि इसका जो है ना ऐड करने का एक अलग तरीका है, लेकिन वैसा क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन वो वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करेगा, वो सिर्फ स्केलर को फॉलो करेगा, उस क्वांटिटी को क्या कहते हैं, टेंसर क्वांटिटी। अब यही हमारा करंट भाई साहब, देखो ये आ रहा है इधर से मान लो 1 एम्पियर और यहाँ पे आ रहा मान लो 5 एम्पियर, तो इधर से कितना निकलेगा, बचपन से ये पढ़ता है सब 1 5 6 एम्पियर। पढ़े या नहीं पढ़े सर, 1 5 6 भाई डायरेक्शन है ना, करंट ऑलवेज फ्लो इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, है ना। डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड है, लेकिन फिर भी हम लोग सिंपली ऐड कर रहे हैं। समझ में आया, ठीक ऐसा क्वांटिटी है टेंसर, लेकिन 10th तक टेंसर आप लोगों को नहीं पता है, इसलिए बोला जाता है करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। आपके बुक में भी यही लिखा गया, करंट इज अ स्केलर। लास्ट ईयर वेक्टर लिखा नहीं, सवाल ही नहीं होता। नहीं वो आप ऐसा बताए थे लास्ट टाइम भी, इस टाइम पे वैसा बताए। हम भी उस समय टेंसर ही बताए, आज भी हम टेंसर ही बताए। यहाँ पे देखो बुक में लिखा हुआ है क्लियरली, करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, है ना। समझ में आया, कोई दिक्कत है आज की क्लास में, किसी को कोई डाउट? सृष्टि सॉरी फॉर दैट। तो कल हम लोग का जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसमें हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस करेंगे। बेटा ये अगर रुक गया ना तो दिक्कत होगा, इसलिए नेक्स्ट लेक्चर कोई भी मिस मत कर, ठीक है। अब आज का होमवर्क इसको लिख लेना, हाँ लिख लेना, ये टेंसर वगैरह भी लिख लेना, अच्छा लगेगा। अभी हाँ, अभी जो आप लोग को होमवर्क मिलेगा वो होमवर्क आपका 4A था ना कल, आज आपके लिए होमवर्क है एक्सरसाइज 4B, एक्सरसाइज 4C, ठीक है। ये आपका होगा लर्न एंड राइट, ठीक है। अच्छा लर्न भी करना है, राइट भी करना है। अब थोड़ा 5 मिनट पूछेंगे, 4A पढ़ के आया है ना, अब 4A में कल कौन कौन स्टे किए थे ये बताइए। हर्षित, सत्यम, सचिन और देवांश। क्या आप लोग कल किसी को सुना के गए थे? सुबीर सर को। सर क्या बोले, हो गया, ठीक है। अब जो है हम आप लोग से